चलो, गुड इवनिंग। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज दो स्कीम्स की, जिन्हें अभी 31 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमति दी है, सेंट्रल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। जिनमें से एक स्कीम का नाम है समुद्र मंथन और दूसरी का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। PMSSY दोनों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। दो स्कीम एनर्जी से संबंधित है दोनों। समुद्र मंथन भारत में ऐतिहासिक दृष्टिकोण में भी आता है, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और उससे विभिन्न प्रकार की चीजें निकली थी। इसी प्रकार आज के दिन आधुनिक युग में भारत अपनी ऑफशोर अपतटीय क्षेत्र, जो अपना EEZ है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, उसके अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? वो सारे पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रमुख रूप से पाया जाता है, चाहे वो नीचे पाए जाने वाला क्रूड ऑयल हो या अपने दैनिक जीवन में काम में आने वाली वस्तुएं हो। सामान्यतः ये शब्द हाइड्रोकार्बन जो समुद्रों में तट के नीचे जो तेल गैस के भंडार हैं उनके लिए यूज किया जाता है। भारत विश्व का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, दुनिया का तीसरा बड़ा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? जो जमीन में से निकलता है और रिफाइनरी में उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG ये सब बनाया जाता है। तो भारत तीसरे नंबर का क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, जिसमें फर्स्ट पे आता है USA, सेकंड पे आता है चाइना और थर्ड पे आता है इंडिया। भारत में जितना क्रूड ऑयल का कंजप्शन होता है उतनी पैदावार है नहीं, तो हमें क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है। दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है तो अपने को फॉरेक्स रिजर्व पैसा देना पड़ता है। अपन लगभग एक साल में क्रूड ऑयल मंगवाने के बदले 144 बिलियन का मतलब होता है अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करते हैं, या पैसे में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब अपने को क्या करना चाहिए? इस इंपोर्ट को कम से कम करना चाहिए, ताकि कई बातें हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो, अपन एनर्जी इंडिपेंडेंस में होंगे तो अपने हिसाब से काम करें। तो अपने देश में क्रूड ऑयल इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। हम क्रूड ऑयल खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, अपने अलग अलग बेसिन जहां क्रूड ऑयल मिलता है वहां पर क्रूड ऑयल का उत्पादन हम करते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है, मंगवाना पड़ता है। तो भारत सरकार का ये मानना है कि अपने जो जमीन ग्राउंड वाले जो रिसोर्स हैं उनमें हर साल 6 से 7% क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की कमी आ रही है। इसका मतलब दूसरों पर और डिपेंडेंसी बढ़ेगी और ज्यादा हमें इंपोर्ट बिल बढ़ाना पड़ेगा। इसके बजाय अपना ये जो समुद्र के किनारे पर अपतटीय क्षेत्र, जिसको ऑफशोर रीजन कहते हैं, इसमें अगर अपने को अपने EEZ में कहीं पर क्रूड ऑयल मिल जाए तो दूसरों के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी, अपना माल अपन खुद ही यूज कर पाएंगे। तो फिर ये पता कैसे लगे कि भारत के इस अपतटीय क्षेत्र में, ऑफशोर रीजन में कहां पर क्रूड ऑयल है, कहां पर नेचुरल गैस मिल सकती है और कहां पर अपने को कोई मिनरल्स मिल सकता है? तो इसके लिए अपने को क्या करवाना पड़ेगा? सर्वे करवाना पड़ेगा यहां पर। और समुद्रों में नीचे गहराई तक सर्वे करवाना कोई आसान बात नहीं है, तो इसलिए सर्वे करवाना पड़ेगा। सर्वे करवाने के बाद जहां कहीं पर भी मिल जाएगा तेल का, हाइड्रोकार्बन वगैरह, वहां पर तेल के कुएं खुदवाने पड़ेंगे। तेल के कुओं में से तेल का प्रोडक्शन हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा बीच समुद्र में, और फिर पाइपलाइन वगैरह से किनारे पर लाना पड़ेगा और फिर उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो इस सारे काम में खर्चा बहुत होगा। तो भारत सरकार ने ये सारे काम करने के लिए स्कीम शुरू की है, और स्कीम का क्या नाम रखा है? समुद्र मंथन।
तो इसका मतलब समुद्र मंथन क्या चीज है? भारत की कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई एक स्कीम, जिसका उद्देश्य है कि भारत के ऑफशोर रीजन किसको कहते हैं? अपतट वाला क्षेत्र। अपतट वाला क्षेत्र क्या होता है? जो समुद्र तट के किनारे वाले क्षेत्र है, ये वाले समुद्र में। तो ऑफशोर रीजन में जो है वो विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए अपन ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम समुद्र मंथन रखा है। तो इसमें क्या किया जाएगा? 84 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 5 सालों में, 2030, 31, 32 तक के लिए। 84 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें 4 मेन चीजें की जाएंगी। सबसे पहला कि इस भारत का ये जो ऑफशोर रीजन है, यहां पर 2D और 3D सिस्मिक सर्वे करवाए जाएंगे। सिस्मिक सर्वे, सिस्मोलॉजी क्या होती है? भूकंप का विज्ञान। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कि भूकंप ला के देखे जाएंगे, कहां पर क्या है, हिला के देखो दिखा भाई इसके नीचे क्या निकलेगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? किया ये जाएगा कि अपने जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहां पर अपन जहाज भेजेंगे, या भेजेंगे पानी के जहाज, और इस जहाज के पीछे आवाज साउंड वेव निकालने वाले उपकरण लगे रहेंगे, और वो नीचे यहां ग्राउंड में नीचे पानी के नीचे ये जो है वो सिस्मिक साउंड वेव भेजेंगे, और वो साउंड वेव पानी से होते हुए नीचे समुद्र तल की चट्टानों में जाएंगी, और चट्टानों से होते हुए वापस टकरा के ऊपर लौटेंगे। जिस प्रकार हम अपने शरीर में क्या है उसको जांचने के लिए साउंड वेव का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन, जैसे इंटरनल ऑर्गन की जो है वो फोटोग्राफी हो जाती है, वैसे ही साउंड मशीन नीचे भेजकर पृथ्वी के पेट में क्या है इस बात का पता लगा लेंगे। अब ये अगर साउंड वेव अपने नीचे भेजें और सिर्फ चट्टान का एक 2D यानी कि लंबाई और चौड़ाई वाला 2D डायमेंशनल अगर अपने को इमेज उपलब्ध कराएं इस जहाज के ऊपर जो उपकरण है उनमें, तो ये कहलाता है 2D सिस्मिक सर्वे। और अगर ये पूरा का पूरा 3D यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, कितनी दूरी में तेल है, कितनी दूरी में पानी है, कितनी दूरी में मिनरल्स हैं, वो सब उपलब्ध कराए, तो ये क्या कहलाता है? 3D सिस्मिक सर्वे। तो 2D और 3D सिस्मिक सर्वे क्या होते हैं? जब साउंड वेव की मदद से समुद्रों के नीचे चट्टानों की गहराई में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, उन सब का साउंड वेव की मदद से पता लगाना क्या कहलाता है? सिस्मिक सर्वे। कौन सा? 2D और 3D सिस्मिक सर्वे। 2D में सिर्फ वर्टिकल प्रोफाइल दिखेगी और 3D में पूरा का पूरा ब्लॉक दिख जाएगा कहां पर क्या है। तो सबसे पहले समुद्र मंथन में काम किया जाएगा कि अपन जो समुद्र के किनारे वाले एरिया हैं वहां पर क्या करवाया जाए? सर्वे, जिससे कि यह पता लग पाए कि कहां पर कितना माल छिपा हुआ है, कहां पर है पुराना अपना जीवों का पुराना दबा हुआ माल। फिर दूसरा, जब पता लग जाएगा कि इस जगह पर है, तो इस जगह पर फिर प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको तेल के कुएं गहराई में, समुद्र के पानी के नीचे तेल के कुएं खोदने के लिए आर्थिक मदद करना। और लगभग 60 कुएं खोदे जाएंगे इसके आसपास के एरिया में। ये तेल के कुएं जो खोदे जाते हैं ये बहुत महंगे पड़ते हैं, इनमें खर्चा बहुत आता है। तो भारत सरकार की तरफ से तेल के कुएं इस समुद्र मंथन योजना के तहत लगभग 675 करोड़ रुपए पर वेल के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा, है ना। तो पहला काम पता लगाना कहां पर क्या चीज है। दूसरे कितने? 60 तेल के कुएं खोदना, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों कंपनियां, ONGC जैसी कंपनियां काम कर सकती हैं। फिर तीसरा, ये कुएं खोदने के बाद में जैसे समुद्र में नीचे हमने वेल कर दिया, अब इसमें से लगातार ऊपर आने के लिए पानी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म फ्लोटिंग व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जिससे लगातार ये जो बड़ा जहाज खड़ा करना पड़ेगा या कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि तेल के कुएं में से जो वो तेल निकाला जा सके। और फिर यहां पर उसको लोड करने के लिए तेल के टैंकर या जो भी है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित बात होगी। और चौथा, फिर इसकी मार्केटिंग, यानी कि कहां पर किस जगह पर, वो सारी बातें की जाएंगी। तो यानी कि सर्वे करवाने से लेकर तेल के कुएं खोदने तक, तेल के कुएं खोद के तेल के बाहर निकालने तक, और फिर उसके आगे मार्केटिंग करने तक कंप्लीट काम इस स्कीम में किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? समुद्र मंथन। इससे लाभ क्या होगा? इमा अपनों का ही बेनिफिट है। इसमें क्या लाभ होगा? अपना बाहर से इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, है ना। अपने ये जो EEZ में अपना खुद का मटेरियल पड़ा है वो जो है वो अपने काम में आ जाएगा।
इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए इससे पहले, समुद्र मंथन से पहले? तो अपने लगभग 99% एरिया जो नो गो जोन थे पहले, नो गो जोन का मतलब जहां पर कोई जा नहीं सकता, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, उन सबको फ्री कर दिया है और लगातार यहां से तेल निकालने के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं। क्या बताया इसका नाम? समुद्र मंथन। क्या किया जाएगा? भारत के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन में जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज हैं उनका सर्वे करवाया जाएगा, उनका एक्सप्लोरेशन, तेल के कुएं खोदे जाएंगे, वहां से ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप की जाएगी और मार्केटिंग वगैरह के सारे काम किए जाएंगे। कितना बजट रखा गया है? 84,084 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ठीक है। दूसरी योजना, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। सरोवर का मतलब क्या होता है? तालाब, झील वगैरह होते हैं। अपने देश में जहां कहीं भी तालाब, झील, नदियां वगैरह हैं, उन तालाब, झील, नदियों के ऊपर तैरने वाले सोलर पावर प्लांट लगा दिए जाएं तो अच्छी बात नहीं होगी क्या? काम में आ जाएगी। क्योंकि नीचे जमीन के ऊपर देखेंगे तो पेड़ काटने पड़ेंगे, किसी की प्राइवेट जमीन लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। इसके बजाय बड़े बड़े तालाब, झील, नदियां हैं, उनके ऊपर फ्लोटिंग यानी कि तैरने वाले सोलर पैनल लगा दिए जाएं। तो बस इसी स्कीम का नाम क्या है? पीएम सूर्य घर योजना, सूर्य सरोवर योजना। इसमें क्या किया जाएगा? ये सरोवर यानी कि तालाब, झील, नदियां, इनको सरोवर कहते हैं। इनमें सोलर पावर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। जो वर्तमान में 700 मेगावाट सोलर पावर प्रोडक्शन, इसको बढ़ा के 5000 मेगावाट सोलर पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी करना। साथ में सोलर पावर प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ 10,000 मेगावाट ये जो बिजली बनेगी उस बिजली के स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप करना। ये दोनों काम एक साथ होंगे। इस पीएम सूर्य घर योजना के तहत बजट रखा गया है 5,070 करोड़ रुपए का, और इस 5,070 करोड़ रुपए को सन 2026-27 से लेकर 2031-32 तक खर्च किया जाएगा। इस योजना का कोई लाभ लेके फ्लोटिंग जो वो सोलर पावर प्रोडक्शन करेगा, उसको जितनी क्षमता उसने विकसित की, जितना सोलर पावर प्रोडक्शन बढ़ाया, वो काम करना शुरू करने के बाद प्रत्येक 1 मेगावाट के ऊपर सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की जो वो सहायता भी की जाएगी ताकि उसका मेंटेनेंस वगैरह अच्छे से हो पाए। साथ में कोई भी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है किसी तालाब, झील, नदी में, तो उसमें 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी ताकि उस एरिया की हाइड्रोग्राफी, बाथोग्राफी वगैरह सब किया जा सके। मतलब उस झील, तालाब के नीचे कैसी जो वो कितनी गहराई है, कहां तक जाती है, कितना पानी भरता है, वो सारा अध्ययन किया जा सके। उसके लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता है। इससे अपने को क्या लाभ होगा? इससे CO2 कम होगी, पावर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जमीन के ऊपर पेड़ पौधे कम काटने पड़ेंगे, अपने तालाब, झील, नहर, नदियां ये सब भी काम में आ पाएंगे। आ गई बात समझ में? तो ये स्कीम है पीएम सूर्य सरोवर योजना। दोनों के बारे में समझ आई बात? अब एक एक करके देखते हैं। तो पहला तो समुद्र मंथन को मंजूरी दी है 84,084 करोड़ रुपए की। इसमें 2031 तक चलेगी, 31 मार्च 2031। एक क्षेत्रीय कार्य योजना है जिसमें अपतटीय जो ऑफशोर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बेहतर करना, जिसमें मेनली क्या है? हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन शामिल है। तो इसमें स्कीम में क्या क्या प्रमुख है? सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना। यह सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी, उसको कह दिया जाए तुम भाई यहां से अपने EEZ में ऑयल एक्सप्लोर करो, तो उसको सबसे पहले ये सर्वे कराना पड़ेगा और ये महंगा काम है, क्योंकि वो तालाब, झील वगैरह घूमती फिरती है, तालाब, झील में नदियां घूमती, सॉरी जो नाव घूमती फिरती रहती है, उसमें ये मशीनें और लगातार एक्सप्लोरेशन करना, ये बहुत महंगा काम है। समुद्रों से हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर करना जमीन वाले की तुलना में बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ा इसमें बजट का हिस्सा तो 28,534 करोड़ रुपए तो इस बात के लिए रखे गए हैं ताकि 2D और 3D एक डाटा उनका सर्वे करवाया जाए और AI आधारित एक पूरा का पूरा कहां पर कितना तेल, कितनी मात्रा में, कितनी गहराई पर है, उस AI आधारित एक पूरा डाटाबेस तैयार किया जाए, नेशनल रिपोजिटरी की जाए। जब ये बन जाएगा तो फिर प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, PSU उन सबको आमंत्रित किया जाएगा, भाई इस तेल एरिया में तेल है, यहां कुएं खोद लो। कहेगा साहब कुएं खोदने में भी पैसा बहुत लगेगा, महंगा काम है, तो हम आपको पर कुआ 675 करोड़ रुपए की सहायता करेंगे और ऐसे 60 कुएं खोदे जाएंगे। तो पहले में ये 2D 3D सर्वे किया जाएगा। दूसरा फिर जो है वो इसमें 60 गहरे समुद्री कुओं का, यानी कि इसके लिए
43,200 करोड़ रुपए का आवंटन। सरकार के द्वारा कुआं खोदने में जो लागत आएगी या तो उसका 50% या 675 करोड़ रुपए, जो भी इनमें से कम होगा उसकी मदद की जाएगी। फिर उसके बाद में जो तेल के कुएं होंगे उसके ऊपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से वो लगातार क्रूड ऑयल निकाला जाएगा, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो वो फायदा किया जाएगा। और जो तेल और खेज है उनका कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो भी वहां पर प्लेटफॉर्म विकसित होंगे, जहाज होंगे, उन सब में खर्च। फिर उसके बाद में सर्विस सेक्टर उनका कॉमर्शियलाइजेशन किया जा सके, उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आगे एक्स्ट्रा वो सारा मार्केटिंग और वो सब करना। तो ये 4 पार्ट है इसके। उससे अपने को मदद क्या मिलेगी? अपेक्षित लाभ 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट। ये देखिए ऑयल इक्विवेलेंट क्या चीज होती है। मीट्रिक टन, मिलियन तो मतलब 10 लाख, 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट। मान लो अपने पास 1 टन क्रूड ऑयल है, उसको हम जलाएं तो उससे अपने को जितनी ऊर्जा या एनर्जी मिलती है, मान लो कि इससे अपने को ऊर्जा मिलती है 1000 जो वो कैलोरी, अपन कैलोरी में माप लेते हैं इसको। और मतलब इसी दौरान 1000 कैलोरी पैदा करने के लिए अपने को 2 टन नेचुरल गैस बर्न करनी पड़ती है। उनको जलाने पर 1000 टन कैलोरी पैदा होती है, कैलोरी पैदा होती है। तो इसका मतलब यहां पर 1 टन क्रूड ऑयल या 2 टन नेचुरल गैस बराबर बात है, बराबर ऊर्जा पैदा करेंगी। तो जो भी हाइड्रोकार्बन हम जलाने पर हमें ऊर्जा देता है, उसकी तुलना हम स्टैंडर्ड किसको मान रहे हैं? क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल के 1 टन जलाने से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उसके बराबर ऊर्जा पैदा करने के लिए जितने दूसरे मटेरियल हैं वो उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट कहलाएंगे। इस बात को समझे कि आप, जो मैं समझाना चाहता हूं। एनर्जी इक्विवेलेंट का मतलब जितना क्रूड ऑयल को जलाने पर ऊर्जा पैदा होती है, उतनी ही ऊर्जा पैदा करने के लिए जो दूसरे पदार्थ हैं वो उसके क्रूड ऑयल एनर्जी के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। ठीक है। तो 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक बढ़ने की उम्मीद, जिसमें जो है वो 62 मिलियन घरेलू तेल और गैस का उत्पादन 62 मिलियन मीट्रिक टन इक्विवेलेंट से बढ़कर 80 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन के रिसोर्स हैं वो 1.6 बिलियन से बढ़कर 2.2 बिलियन। इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष कम हो जाएंगी। लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, प्राइवेट कंपनियां ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए। गहरे समुद्र में अपनी क्षमता बढ़ेगी, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। ये सब इसके फायदे हैं। अब उसके बाद समुद्र मंथन योजना की क्यों जरूरत पड़ी, अपने को क्या आवश्यकता है? तो हम तीसरे सबसे बड़े क्रूड ऑयल के कंज्यूमर हैं। हम हर साल 13 लाख करोड़ रुपए के बराबर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अपना 5 से 10 इस जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो समुद्र तट में करेंगे, पहले सर्वे होंगे, फिर वहां पर तेल के कुएं खोदे जाएंगे। धीरे धीरे ये काम होता है, लंबा टाइम लगता है, 5 से 10 साल। यानी कि कल तेल की जरूरत पड़ जाए तो परसों तेल के कुएं नहीं खोदेंगे, लंबा टाइम लगता है, पहले पता लगाना पड़ेगा। फिर ये जो तेल के कुएं हैं उनकी लागत लगभग बहुत महंगी, 125 से 150 मिलियन अमेरिकन। चलो कोई बात नहीं, 150 मिलियन टन जो है वो अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होती है। और अपने जो मौजूदा तेल गैस के भंडार हैं उनमें 6 से 7% प्रति वर्ष की गिरावट आ रही है और बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग के चलते अपने को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद आने वाले टाइम में हम ज्यादा हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर पाए, उसके लिए जो अपने समुद्र के तट वाले क्षेत्र उन्हें 99% से अधिक क्षेत्र जो पहले नो गो क्षेत्र यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्षेत्र घोषित कर रखे थे, उनको जो है वो अब वहां से वो रोक हटा दी गई है। जो पहले अपन कोई भी कंपनी को ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए देते थे, उसमें प्रोडक्शन शेयरिंग के बजाय रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल अपनाया। यानी कि पहले जितना तेल उत्पादन हो गया उसमें से एक इतना प्राइवेट कंपनी का, इतना सरकार का, उसके बजाय जो पैसा होगा उस पैसे के हिसाब से उसकी जो वो आपस में बांटा जाएगा। इसके अलावा 2025 में हमने संसद में एक अधिनियम भी बनाया, तेल क्षेत्र के रेगुलेशन और संशोधन अधिनियम, और उसी के तहत फिर नियम भी बनाए गए हैं जो तुलनात्मक रूप से आसान बना दिए गए हैं पहले की तुलना में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या रेड कॉर्पोरेट वाले, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करे और इन ऑयल का एक्सप्लोरेशन कर पाए। फिर उसके बाद में है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना।
ये 31 जुलाई को इसको भी साथ में मंजूरी मिली। और उद्देश्य क्या है कि जो अपने तालाब, झील, नदियां हैं उनके ऊपर कम से कम 10,000 मेगावाट की स्टोरेज और साथ में 5,000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोडक्शन की क्षमता विकसित करना। देखिए यहां पर ये इस बात को ध्यान रखेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी 10,000 मेगावाट की है, जबकि प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,000 मेगावाट की है। यानी कि जो तालाब, झील के ऊपर जो तैरते हुए सोलर पैनल होंगे वो लगातार जो बिजली बनाएंगे उसको स्टोर करने की क्षमता 10,000 की होगी और वो 5,000 की। अब ये धीरे धीरे अगले 5 सालों में खर्च किए जाएंगे और एक बार कोई भी स्कीम सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई तो उसके लिए पैसे रिलीज किए जाएंगे 2032-33 तक। नई योजनाएं जो इस तरीके के प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे 2030-31 तक, और नई योजनाएं जो है उनमें पैसा खर्च किया जाएगा 32-33 तक। तो इसके लिए एक बार शुरू होने के बाद में प्रत्येक मेगावाट के लिए 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता, और साथ में किस जगह पर कितना सोलर पावर प्रोडक्शन हो सकता नहीं हो सकता इस बात की फिजिबिलिटी टेस्टिंग के लिए, उस झील वगैरह का अध्ययन करने के लिए 50 लाख रुपए तक खर्च किए जाएंगे, ताकि यहां पर ये काम करेगा या नहीं करेगा पहले ही पता लग जाएगा। ये जो सोलर पावर प्रोडक्शन वाली जो योजना है उसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने आकलन किया कि अपने देश में इतने रिसोर्स हैं और इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है उसके बाद, और जिसमें अपने देश के अंदर जो है वो अनुमान जो लगाया गया है वो लगाया गया है कि अपनी 102.18 गीगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित की जा सकती है। तो एक महत्वपूर्ण नंबर है कि कितनी फ्लोटिंग जो है वो सोलर पावर प्रोडक्ट अपने देश में लग सकते हैं। तो उनकी क्षमता आंकी गई है 102.18 गीगावाट की। उससे क्या होगा संभावित लाभ? 700 मेगावाट से बढ़कर इसकी जैसे स्कीम का है ही 5,000 मेगावाट हो जाएगी। दूसरा, भूमि संसाधनों के ऊपर पेड़ पौधे, जंगल नहीं काटने पड़ेंगे, ग्रिड की विश्वसनीयता, आपूर्ति बढ़ेगी, CO2 का उत्सर्जन कम होगा, रोजगार जनरेट होंगे 16 से 17,000 के आसपास, और एनर्जी स्टोरेशन कैपेसिटी और उन सब का विकास और बढ़ावा मिलेगा। सवाल सोल्व करके बताओ, दिखा कौन सा बैठेगा इसमें? कथन सही है, ये कथन सही है। दूसरा बताओ, कथन सही है। स्टोरेज क्षमता 5,000 मेगावाट की या 10,000 की? अब ये बताओ कितनी अनुमानित है? 102.18 गीगावाट, है ना। तो ये आज की अपनी दोनों स्कीम थी, जिसमें पहला हुआ समुद्र मंथन और दूसरी प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। दोनों में एक सोलर की है और दूसरी हाइड्रोकार्बन यानी कि तेल, गैस, पेट्रोल, उन सब की। तो एक अच्छा सवाल बन सकता है इनमें दोनों में से। कल मिलते हैं, थैंक यू।